नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। और हम सब यहाँ कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की तैयारी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की तैयारी। लेकिन उससे पहले बता दूं, कुछ शिक्षकों के मैसेज मुझे बार बार आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो नहीं बन रहे थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आज के जो प्रश्न है ये हमारे कक्षा के पुस्तकों से ली गई है। प्रश्न कक्षा 5 से लेकर 8 तक के प्रश्न है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। उत्तर हो जाएगा फसल। किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों से राइबोसोम जीवाणु पाए जाते हैं? यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं फलीदार फसल, रेशेदार फसल, अनाज फसल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये सब जो आज हम लेकर आए हैं ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। और मैं बता दूं कि ये पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जो कक्षा 5 से लेकर 8 तक की किताबों में से विज्ञान के प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा फलीदार फसल। किस प्रकार की फसल की जड़ों की ग्रंथियों से हमें राइजोबियम जीवाणु मिलते हैं? किस प्रकार की फसल की जड़ों की ग्रंथियों से हमें राइजोबियम जीवाणु मिलते हैं? वो है फलीदार फसल। फलीदार फसल इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को बार बार देखें, इससे प्रश्न आपको यहीं याद हो जाएंगे सारे उत्तर प्रश्नों के। इसलिए वीडियो को बार बार देखने से आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत हम करेंगे, प्रश्नों का चुनाव करके आपके पास लेकर आएंगे। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? दाल, फल, शहद, चावल। इसका उत्तर बेहद आसान है, शहद उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा शहद। यह बिल्कुल आसान प्रश्न था। तो चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु। किस ऋतु में जायद फसलों की खेती की जाती है? जायद फसलों की खेती किस ऋतु में की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जायद फसलों की खेती की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जायद फसलों की खेती की जाती है। रेशेदार फसल का उदाहरण है सूर्यमुखी, चना, गेहूं, कपास। रेशेदार फसल का उदाहरण है कपास। रेशेदार फसल कपास। बार बार प्रश्न को दोहराएंगे तो हमें प्रश्न यही याद हो जाएंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, रबी फसल का उदाहरण क्या है? धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूं। रबी फसल का जो उदाहरण है वह है गेहूं। उत्तर हो जाएगा गेहूं। रबी फसल गेहूं। रबी फसल गेहूं। मित्रों, मेरा बार बार दोहराने का अर्थ यह है कि आपको चीज़ें याद हो जाए, अधिक मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। तो हमारे यहाँ रबी फसल की जो उदाहरण है वो है गेहूं। गेहूं रबी फसल में आता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की विधि को क्या कहा जाता है? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कटाई, निराई, जुताई, सिंचाई। कटाई, निराई, जुताई या सिंचाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा जुताई। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उर्वरता बढ़ती है, उर्वरता घटती है, उर्वरता अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उर्वरता बढ़ती है, उर्वरता घटती है, उर्वरता अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्वरता बढ़ती है। फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। फसल चक्रण का अर्थात है कि
फसलों को बदल बदल के खेत में लगाया जाता है, यही फसल चक्रण कहलाता है। तो फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी की जो उर्वरता है वह बढ़ती है। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भंडारण, निराई, थ्रेसिंग, कटाई। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के द्वारा हम अनाजों के दानों को भूसे से अलग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? गाजर, गाजर घास, तीसी, जूट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? गाजर, गाजर घास, तीसी, जूट। प्रश्न एक बार फिर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? दोस्तों खरपतवार अर्थात जो फसलों के साथ जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं उन्हें ही खरपतवार कहते हैं। और उत्तर हो जाएगा गाजर घास। गाजर घास जो है यह खरपतवार का उदाहरण है। एक बार फिर से प्रश्न, गाजर घास खरपतवार का उदाहरण है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा जो अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? बैसिलस एंथ्रेसिस, राइजोबियम, माइकोबैक्टीरियम या लैक्टोबैसिलस। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं इसका उत्तर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु ही दूध को दही में परिवर्तित करता है, सूक्ष्म जीव। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव ही दूध को दही में परिवर्तित करता है। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से हो सकता है? मलेरिया रोग मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मच्छर। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। प्रश्न एक बार फिर से, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मच्छर, और वो भी मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से ही मलेरिया रोग होता है। तो एक बार फिर से दोहराएंगे, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? उत्तर है मच्छर। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन। सबसे पहले पेनिसिलिन प्रतिजैविक खोजा गया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? किण्वन, पाश्चरीकरण, भंडारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। किण्वन, पाश्चरीकरण, भंडारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाश्चरीकरण। पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए पाश्चरीकरण किया जाता है। पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए पाश्चरीकरण किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर, पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए पाश्चरीकरण किया जाता है। पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रस्सी बांधने के लिए किया जाता है? पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रस्सी बांधने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है रेयान, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन। रेयान, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन। पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा नायलॉन। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? पॉलिएस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिक, नायलॉन। इसका उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक है।
और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किससे सेलुलोज की प्रधानता होती है? निम्न में से किसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है? कागज, रबर, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है? उत्तर हो जाएगा कागज। कागज में सेलुलोज की प्रधानता होती है। प्रश्न एक बार फिर, निम्नलिखित में से किसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है? तो कागज में सेलुलोज की प्रधानता अधिक होती है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, संश्लेषित रेय से अपघटक। प्रश्न एक बार फिर, जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोना। सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है। सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है। सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है। धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता, धात्विक चमक। धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता, धात्विक चमक। तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता, धात्विक चमक। तो इसका उत्तर हो जाएगा तन्यता। तन्यता के कारण इनके तार खींचे जा सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, धातु नहीं होते हुए भी चमक होती है, वैसा अधातु कौन सा है? क्योंकि हम लोग सब पढ़ते आए हैं कि धातुओं में चमक होती है, तो ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें चमक होती है? सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। तो उत्तर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन में चमक होती है। आयोडीन में चमक होती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? सोडियम, सीजियम, गैलियम, पारा। तो उत्तर हो जाएगा पारा। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। पारा जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कोयला बनाने में कितना समय लगता है? कोयला बनने में कितना समय लगता है? कोयला बनाया नहीं जा सकता। कोयला बनने में कितना समय लगता है? 100 वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, इनमें से कोई नहीं। कोयला बनने में कितना समय लगता है? कोयले को बनने में कितना समय लगता है? 100 वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लाखों वर्ष। कोयला बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। एक बार फिर से प्रश्न को दोहराएंगे, कोयला बनने में कितना समय लगता है? तो कोयला बनने में लाखों वर्ष का समय लग सकता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? कोक, पैराफिन, कोल गैस, बिटुमेन। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तर है बिटुमेन। बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं मीथेन, ईथेन, ऑक्सीजन, प्रोपेन। उत्तर हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं
मीथेन। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है ईंधन, ऑक्सीजन, कार्बन, जल। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है ईंधन, ऑक्सीजन, कार्बन, जल। उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? रेत, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है। उत्तर हो जाएगा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे उपयोगी अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से आग तुरंत बुझ सकती है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्नों को बार बार सुनिएगा, इससे प्रश्न याद हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है? लोहा, कांच, बालू, कागज। तो निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा कागज। कागज जो है वो दहनशील पदार्थ का उदाहरण है। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है स्वतः दहन की परिघटना देखी जा सकती है। स्वतः दहन की परिघटना श्वेत फास्फोरस, लकड़ी, पटाखा, पेट्रोल। श्वेत फास्फोरस, लकड़ी, पटाखा, पेट्रोल। उत्तर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। यह जो है स्वतः दहन की परिघटना को इसमें देखी जा सकती है। स्वतः दहन की परिघटना देखी जा सकती है श्वेत फास्फोरस में। उत्तर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। मित्रों प्रश्नों और उत्तरों को बार बार सुनेंगे, बार बार सुनने से चीज़ें याद हो जाएंगी और अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? स्वतः दहन, विस्फोट, मंद दहन या इनमें से कोई नहीं। लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? स्वतः दहन, विस्फोट, मंद दहन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंद दहन। लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? लकड़ी का जलना मंद दहन में आता है। लकड़ी का जलना मंद दहन में आता है। लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? तो लकड़ी का जलना मंद दहन है। स्वतः दहन हमने अभी पढ़ा था, श्वेत फास्फोरस स्वतः दहन था और विस्फोट में पटाखे आ जाएंगे। इस प्रकार लकड़ी का जलना जो है यह मंद दहन में आता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दहन के लिए आवश्यक शर्त है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। प्रश्न एक बार फिर, दहन के लिए आवश्यक शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चीज़ों को ज़्यादा लंबा करने से उबाऊ हो जाएंगी और हमें तैयारी भारी लगने लगेगी। तो कुछ और प्रश्न हम लेकर फिर से हाजिर होंगे इस विज्ञान के ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।